अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पीपीएससी मैथमेटिक्स 2017 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसमें हमने 9 क्वेश्चन कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी हम किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसका स्क्वायर ले रहे हैं और हमें दोबारा वही मैट्रिक्स मिल रहा है, तो वो कौन सा इनमें से मैट्रिक्स होगा। तो इन सब की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स किसको कहते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। यानी कोई मैट्रिक्स ए है, अगर हम उसका स्क्वायर लें तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब ये आइडम्पोटेंट किसको कहते हैं? जब हम ए स्क्वायर लें तो वो हमारे पास दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, तो हम उसको आइडम्पोटेंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए रेज टू पावर पी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यानी कोई मैट्रिक्स ए है और उसकी मैं कोई पावर पी ले रही हूँ तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आ रहा है, और पी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। यानी अगर समझे एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, मैं उसका क्यूब ले रही हूँ तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो फिर हमारे पास क्या होगा? वो नीलपोटेंट होगा। और पी इफ पी इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच ए पी इज इक्वल टू 0 देन ए इज कॉल्ड नीलपोटेंट ऑफ इंडेक्स पी। यानी अगर वो किसी दो या तीन नंबर्स, यानी उसकी पावर, अब पी की अगर समझे वो क्यूब पे भी 0 आ रहा है, 6 पे भी 0 आ रहा है, तो जो उसमें से लीस्ट होगा वो हम क्या कहते हैं? उसको इंडेक्स कहेंगे। तो नीलपोटेंट क्या होगा? अगर हम उसकी कोई पावर पी लें तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज आप लोगों को पता है किसको कहते हैं? अगर हम किसी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में चेंज कर दें, कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो उसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। और अगर रो को कॉलम में चेंज करें और कॉलम को रो में चेंज करें और चेंज कोई भी ना हो तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमारे पास ये है, अगर हम स्क्वायर लें वो आइडेंटिटी आ जाए तो इनवॉल्यूटरी, ए स्क्वायर लें वो ए के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास आइडम्पोटेंट, ए की कोई पावर पी लें और वो नल मैट्रिक्स बन जाए तो वो हमारे पास क्या होगा? नीलपोटेंट। और ए का ट्रांसपोज लें वो ए के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमारे पास इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए स्क्वायर ए के इक्वल था तो वो कौन सा बन रहा है? आइडम्पोटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, उसके स्टेटमेंट है कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड रो ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड रो क्या है? -4, 3 और 6। इन एलिमेंट्स के हमने कोफैक्टर्स निकालने हैं और हमने बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास कोफैक्टर क्या होते हैं? ए आई जे, इसको हम कोफैक्टर कहते हैं, और -1 रेज़ टू पावर आई प्लस जे डिटर्मिनेंट ऑफ एम आई जे। अब ए आई जे को हम क्या कहेंगे? आई जेथ कोफैक्टर ऑफ ए। आई जेथ का क्या मतलब है? अब जैसे अगर आई, अब ये वाला जो 1 है ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम में है ये वाला एलिमेंट, तो हम क्या कहेंगे? 1 फर्स्ट रो में और सेकंड रो में जो एलिमेंट आ रहा है A11 वो उस एलिमेंट का कोफैक्टर होगा। यानी कि ए उसको हम लिखेंगे कैसे? इस एलिमेंट को, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, इसकी वैल्यू 1 है, तो अब इसके कोफैक्टर को हम कैसे लिखेंगे? A11। यानी अब हमारे पास क्या होगा? आई की जगह पे भी 1 आ जाएगा और जे की जगह पे भी 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास वो कोफैक्टर होगा, A11 कोफैक्टर होगा। ठीक है। और एम आई जे हमारे पास क्या होता है? इसको हम माइनर कहते हैं। इज द आई जेथ माइनर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n। और ये जो एम आई जे है ये हमें ऑब्टेन कैसे होता है? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ए बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इज अगेन अ मैट्रिक्स एम आई जे ऑफ ऑर्डर n-1। अब सपोज अगर मैंने इसी A11 का माइनर निकालना है, यानी कि M11 निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? अब हम क्या करेंगे? ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो हम वो रो भी माइनस कर देंगे और उस कॉलम को भी डिलीट कर देंगे। यानी फर्स्ट रो को भी डिलीट कर देंगे, सेकंड रो को भी डिलीट कर देंगे, तो जो हमारे पास बनेगा 3, 6, -7 और 9, ये हमारे पास माइनर होगा।
और जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोफैक्टर बन जाएगा। तो यानी जब हम आई और जे रो को डिलीट करते हैं तो जो मैट्रिक्स बनता है वो माइनर होता है, और जब हम उसको डिटर्मिनेंट लेके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफैक्टर हो जाएगा। अब हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके हमने माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं? -4, 3 और 6 है। तो -4 जो है वो सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, यानी कि हमारे पास जो एलिमेंट बन रहा है वो A21 है। क्योंकि A21 क्यों लिखा है इसको, ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? A21। इसका कोफैक्टर को हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल A21 से, और इसकी वैल्यू इक्वल किसके होगी? -1 की पावर 2 + 1 डिटर्मिनेंट ऑफ M21। और अब हम इसको फाइंड कैसे करेंगे? ये हमारे पास माइनस ही आ रहा है, डिटर्मिनेंट हमने निकालना है M21 का, और M21 हमारे पास कैसे आएगा? हमने सेकंड रो को भी डिलीट कर देना और फर्स्ट कॉलम को भी डिलीट कर देना है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है -4 सेकंड रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो जो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में आ रहा होगा हमने उसको डिलीट कर देना है। तो अब ये फर्स्ट रो कॉलम में आ रहा है तो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, सेकंड रो में आ रहा है तो सेकंड रो को भी डिलीट करेंगे। तो बाकी क्या रह जाएगा? 2, 3 -7 और 9, 2, 3 -7 और 9। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2, 3 -7 और 9। तो 2 9 ज़ा 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिटर्मिनेंट में भी माइनस होता है, 3 7 ज़ा 21। तो ये हमारे पास आ रहा है 9, 2 और 1 3, -39 आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है A22। अब हमने A22 का डिटर्मिनेंट कोफैक्टर निकालना है। -1 2 + 2 डिटर्मिनेंट ऑफ M22। तो अब यहाँ पे ये वाली चीज़ प्लस हो जाएगी और हमने डिटर्मिनेंट अब M22 का निकालना है। और M22 हमें ऑब्टेन कैसे होगा? हमने ये एलिमेंट जो 3 है वो सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, तो हमने क्या करना है? सेकंड रो को भी डिलीट कर देना है और सेकंड कॉलम को भी कर देना है। तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा? 1329 रह जाएगा, 1329, क्योंकि हम सेकंड कॉलम को भी डिलीट कर रहे हैं सेकंड रो को भी कर रहे हैं, तो 1329 रह जाएगा, 1329। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1329 का डिटर्मिनेंट। 9 1 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो ये आंसर आ रहा है 3। अब हमने निकालना है A23, -1 2 + 3 डिटर्मिनेंट ऑफ M23। तो ये हमारे पास -1 आएगा क्योंकि इसकी पावर ओड है। डिटर्मिनेंट हमने निकालना है M23, यानी कि अब ये जो एलिमेंट आ रहा है हमारे पास 6, ये सेकंड रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो हमने सेकंड रो भी नहीं लेनी, थर्ड कॉलम भी नहीं लेना। तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? 1 2 2 -7, 1 2 2 -7। तो ये इसका ये माइनस ये वाला लिखा है और डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 1 2 2 -7 -7 -4। तो ये हमारे पास 11 आ रहा है। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ रही है? इसकी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ रही है, -39 3 और 11। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ सिस्टम ऑफ m होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन Ax = 0। यहाँ पे Ax = 0 का मतलब यहाँ पे क्या होगा? नल मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे अगर राइट साइड पे नल मैट्रिक्स आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? होमोजीनियस। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। अगर हमारे पास मैट्रिक्स इस साइड पे हो Ax = b, तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस होता है। और अगर हमारे पास इस साइड पे हमारे पास नल मैट्रिक्स हो तो हम इसको कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। अब हमारे पास m लीनियर इक्वेशंस हैं, यानी कि रोज हमारे पास कितनी बनेंगी? m बनेंगी। हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ़। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? रैंक ऑफ a = n, रैंक ऑफ a इज़ लेस देन n, रैंक ऑफ a ग्रेटर देन n, नन ऑफ दीज। यहाँ पे n हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ अननोन्स जो हमारे पास सॉल्यूशन में होंगे या जो लीनियर इक्वेशन में होंगे, या नंबर ऑफ उनको वेरिएबल्स भी कह दे सकते हैं।
और रैंक मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचलन एंड रिड्यूस एचलन फॉर्म में जब हम मैट्रिक्स को चेंज कर देते हैं तो जिसमें जो नॉन जीरो रोज होती हैं उनको हम रैंक कहते हैं। अब हमारे पास ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हमने बताना है कि वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन जो होती हैं हमारे पास उनके दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, ट्रिवियल भी होता है और नॉन ट्रिवियल भी होता है। और मैं आप लोगों को दोनों का ही बता देती हूँ ताकि अगर क्वेश्चन चेंज भी आए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन और ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का? अ सिस्टम ऑफ n लीनियर इक्वेशन इन n unknowns has a unique solution x is equal to 0 if and only if A is a non-singular matrix, that is determinant of A is not equal to 0। और ये जो solution होता है उसको हम trivial solution कहते हैं। इसमें क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस और अननोन्स हमारे पास सेम होती हैं, यानी कि जितनी इक्वेशंस होंगी उतने ही वेरिएबल्स होंगे। तो हमारे पास क्या होगा, जब लीनियर इनकी इक्वेशन सेम होंगी तो ये हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, यानी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। और उसमें क्या होगा, जो हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे a है वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, यानी उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। तो हमारे पास इसमें तीन वो हैं कि इसमें एक तो हमारे पास इक्वेशंस और वेरिएबल्स हमारे पास एक तो सेम होंगी और उसका हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, यानी जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन सब की वैल्यूज 0 होगी। और वो कब होगी, जब हमारे पास होगा A इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, यानी जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सिर्फ x की वैल्यू, उनकी वैल्यू 0 ही उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, 0 के अलावा और कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के हमारे पास दो स्टेटमेंट है। अ सिस्टम ऑफ, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस और वेरिएबल सेम है, इन दो में हमारे पास इक्वेशंस और वेरिएबल सेम नहीं है। A system of m homogeneous equation in n unknowns has a non-trivial solution if m is less than n। अगर नंबर ऑफ इक्वेशन लेस देन आ जाए नंबर ऑफ वेरिएबल से तो फिर हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। और इसमें हमारे पास क्या होता है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसमें क्या होता है, हमारे पास 0 बनता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ इक्वेशन लेस होंगी नंबर ऑफ वेरिएबल से। एक तो हमारे पास ये है कि होमोजीनियस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब आता है, जब हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो नंबर ऑफ वेरिएबल से। और इसकी सेकंड स्टेटमेंट क्या है, जब हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है, अ सिस्टम ऑफ m होमोजीनियस इक्वेशन in n unknowns या n variables has a non-trivial solution if and only if rank of A is less than n। यानी कि रैंक ऑफ A जब हम निकालें तो वो कम आए नंबर ऑफ वेरिएबल से। यहाँ पे क्या था कि नंबर ऑफ इक्वेशन लेस देन आ जाए n से तब भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, और रैंक ऑफ A भी लेस आ जाए n से तब भी हमारे पास क्या होगा, इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, m हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस होंगी, और रैंक ऑफ ए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हमारे पास क्या होता है, नॉन जीरो रोज इन एचलन और रिड्यूस एचलन फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं, रैंक कहते हैं। तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट इसकी ठीक होगी, रैंक ऑफ ए इज लेस देन n। तो ये हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन कब देगा, जब हमारे पास इक्वेशंस और वेरिएबल सेम होंगी। जब इक्वेशन और वेरिएबल सेम नहीं होंगे तब हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, m इज लेस देन n होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ इक्वेशन लेस होने चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल से। और यहाँ हमारे पास क्या है कि रैंक ऑफ a लेस देन होना चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल से, यानी जितने अननोन्स हैं या जितने हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, रैंक ऑफ a हमारे पास लेस होना चाहिए।